चलो उपराष्ट्रपति की बात करनी है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियां। तो अब जो टॉपिक हमारा है वो है उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। तो ये देखना है कि उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति या फिर वाइस प्रेसिडेंट, ये हमें क्या है डिस्कस करना है। तो आर्टिकल 63 जो अनुच्छेद 63 है वो कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अर्थात जो राज्यसभा होती है, जो संसद है, संसद के दो सदन है, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। तो जो राज्यसभा है इसका क्या होगा, इसका पदेन सभापति होगा कौन, उपराष्ट्रपति। क्या होगा, पदेन सभापति। ये उपराष्ट्रपति जो है वो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये क्या कहता है कि आर्टिकल 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति क्या होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अनुसार। और जो उपराष्ट्रपति है ये भारतीय संविधान में लिया गया है अमेरिका से। जो उपराष्ट्रपति का पद है ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से क्या है, प्रेरित है और अमेरिका के संविधान में इसका वर्णन है। तो वहीं से हमने क्या कर लिया, भारतीय संविधान में क्या डाल दिया, उपराष्ट्रपति डाल दिया। तो जो उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात ऐसा कौन सा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा, उसकी योग्यताएं क्या होंगी। तो हमें सीधा सा देखना है कि जो उपराष्ट्रपति है वो आर्टिकल 63 के द्वारा होता है। और उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति संसद में जो उच्च सदन है, जो स्थायी सदन है राज्यसभा, क्या है, ये उच्च सदन है और कैसा है, स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता है राज्यसभा। इसके 2/3 इसके जो मेंबर है वो क्या होंगे, रिटायर होंगे। इसके मेंबर क्या होंगे, जो 1/3 मेंबर है वो क्या होंगे, रिटायर होंगे प्रत्येक 2 वर्ष में। क्या होंगे, 1/3 मेंबर क्या होंगे, इसके रिटायर होंगे प्रत्येक दूसरे वर्ष। दूसरे वर्ष कितने मेंबर रिटायर होंगे, 1/3 मेंबर रिटायर होंगे। और राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है आर्टिकल 80 के द्वारा, अनुच्छेद 80 के द्वारा। आर्टिकल 79 कहता है संघ की एक संसद होगी जो 2 सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। तो इनसे मिलकर क्या बनेगी, संसद बनेगी। इसमें जो उच्च सदन होगा राज्यसभा, जो उच्च सदन कहेंगे इसको, और जो स्थायी सदन होता है उसका पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। अब आर्टिकल 66(3), आर्टिकल 66(3) बताता है कि कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा। अर्थात अनुच्छेद 66(3) में क्या है, योग्यताएं हैं किसकी, उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं हैं। तो अनुच्छेद 66(3) कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जो क्या हो, भारत का नागरिक, और जो 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका है, पूरी कर चुका है। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तथा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, वो क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 66(3) क्या कहता है, 66(3) कहता है कि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा जो भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है भारत का नागरिक। तो ये कहा जाता है कि भारत के नागरिक से मतलब ये है कि वो भारत का नागरिक हो। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो, जन्म से, ऐसा कोई प्रोविजन संविधान में नहीं है। जबकि अमेरिका में क्या होता है, वहां का राष्ट्रपति वही बनेगा जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है। जिसका जन्म कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ है, वही क्या बनेगा, वहां का राष्ट्रपति बनेगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यह है कि नागरिक होना चाहिए, भारत का क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति बनेगा या भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा। तो ये 3 योग्यताएं इसमें होनी चाहिए 66(3) के अनुसार कि पहले तो भारत का नागरिक हो, दूसरे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता वो रखता हो। तब क्या होगा, भारत का उपराष्ट्रपति वो बनेगा। तब क्या होगा, भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा। अब ऐसा कोई व्यक्ति, इसी में है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी लाभ के पद पर है, लाभ के पद पर है, अर्थात वह है सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, वह है भारत सरकार, राज्य सरकार या अन्य स्थानीय प्राधिकारी,
स्थानीय प्राधिकारी में क्या है, किसी लाभ के पद पर है, तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं होगा, पहले उसको ये पद छोड़ना होगा, फिर क्या होगा, वह व्यक्ति चुनाव वहां पर लड़ेगा। सामान्य तौर पे जो उपराष्ट्रपति है, जो राज्यपाल है और जो मंत्री है, इनको लाभ के पद से बाहर किया गया है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, इनको क्या किया गया है, इन सबको क्या किया गया है, लाभ के पद से बाहर किया गया है। क्या किया गया है, ये क्या नहीं होंगे, ये लाभ के पद नहीं होंगे, ये लाभ के पद नहीं होंगे। सामान्य तौर पे जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई, जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई 1969 में, तो जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई 1969 में, और जाकिर हुसैन क्या थे, भारत के राष्ट्रपति थे, तो बीबी गिरी उस समय क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, वो क्या बन गए, कार्यवाहक राष्ट्रपति। लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए क्या कर दिया, अपने पद का इस्तीफा, अपने पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, उपराष्ट्रपति के पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो भारत में राष्ट्रपति का पद भी क्या हो गया, खाली, उपराष्ट्रपति का पद भी क्या हो गया, खाली। तो ऐसी स्थिति में या ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री ये लाभ के पद नहीं होंगे, ये लाभ के पद में शामिल नहीं होंगे। यानी राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है और इसके पद पर रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लड़ सकता है। कोई व्यक्ति राज्य का राज्यपाल है तो इस पद पर रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ये कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं होगा कि उसको ये पद छोड़ना होगा। लेकिन कोई भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर है, राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर है और स्थानीय प्राधिकरण के अधीन लाभ के पद पर है, तो वो क्या होगा, लाभ का पद माना जाएगा। वह व्यक्ति क्या नहीं होगा, यहाँ पर चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा, उसको अपना पद क्या करना होगा, छोड़ना होगा, तब क्या बनेगा, वो राष्ट्रपति बनेगा या उपराष्ट्रपति बनेगा। अब देखो, उपराष्ट्रपति जो है संसद के किसी सदन या राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति क्या है, संसद के किसी सदन या राज्य की जो विधानसभा है उनका सदस्य नहीं होगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य है और राज्य की विधानसभा का सदस्य, मान लेते हैं किसी का भी सदस्य है, तो जिस दिन वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है या जिस दिन वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर चयनित किया जाता है या जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करता है वो व्यक्ति, उस दिन से उसके ये पद क्या माने जाएंगे, खाली माने जाएंगे। अर्थात एक्स है और एक्स क्या है, संसद का सदस्य मान लेते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और उपराष्ट्रपति क्या है, बन जाता है। तो जिस दिन एक्स उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा उस दिन की तारीख से क्या होगा, उसका ये पद, सांसद या विधायक का जो पद होगा वो रिक्त माना जाएगा, वो क्या हो जाएगा, खाली माना जाएगा। तो अनुच्छेद 66 3 योग्यताएं बताता है और अनुच्छेद 66 3 के अनुसार ये 3 योग्यताएं यहाँ पर दी गई हैं और साथ में कहा गया है कि लाभ का जो पद है उस पर नहीं होगा, वो व्यक्ति क्या होगा, उपराष्ट्रपति बनेगा। अब देखो, जो उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेगा या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन कैसे होगा। तो आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को बताता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा या क्या होगा। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है ये कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद यानी पार्लियामेंट, 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के समस्त सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। अर्थात संसद के सभी सदस्य क्या लेंगे, भाग लेंगे किसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। संसद के सभी सदस्य किसमें भाग लेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 मेंबर है और लोकसभा में वर्तमान में कितने हैं, 545 है। हालांकि एंग्लो इंडियन वाला प्रोविजन जो है उसको 126वें संविधान संशोधन विधेयक और के द्वारा जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये 245 मेंबर होंगे, ये चुने कैसे जाते हैं, इनमें से 233 वर्तमान की बात कर रहे हैं, 233 आते हैं राज्यों से। कहां से, राज्यों से। और 12 कहां से आते हैं, यूटी से, है ना। तो ये सब क्या करेंगे, भाग लेंगे। ये सब क्या होंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा से केवल 233 मेंबर भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में,
और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये सारे 245 भाग लेंगे। और ऐसा ही जो लोकसभा है, लोकसभा में भी क्या होगा, लोकसभा में जो 545 मेंबर चुने जाएंगे, इनमें से 530 तो आएंगे राज्यों से, 530 कहां से आएंगे, राज्यों से, और 13 आते हैं यूटी से, और 2 हमारे आते हैं कौन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल ये भाग लेंगे निर्वाचित जो होंगे, जो निर्वाचित होंगे वो क्या करेंगे, भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसे मेंबर भाग लेंगे जो निर्वाचित होकर आए हैं, जो निर्वाचित होकर आए हैं, जबकि उस उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये सारे भाग लेंगे 545। तो सीधी बात ये है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सीधी बात यह है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं ये क्या करेंगे, सब भाग लेंगे किसके चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो राज्य हैं, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद, राज्यों की जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद के सदस्य ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ना तो राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ये कहीं भाग नहीं लेंगे विधान परिषद के। तो बस सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें जो भाग लेंगे वो संसद के सदस्य लेंगे, और सभी लेंगे, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे। अब देखो, जो उपराष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति है उसकी पदावधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो वो अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक क्या होगा, उपराष्ट्रपति बनेगा। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है, 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है, 5 वर्ष है कि कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनता है तो वो क्या होगा, आर्टिकल 67 के अनुसार 5 वर्ष तक क्या होगा, अपने पद पर रहेगा। अनुच्छेद 67 या 67 के द्वारा क्या होगा, वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो उसकी पदावधि क्या होगी, अधिकतम 5 वर्ष की होगी। अब वह व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति है वो चाहे तो इस 5 वर्ष के पहले भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है, अपना इस्तीफा किसे दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है, और अपना पद त्याग कर सकता है। ये दूसरा, अगर राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प लाती है और उसे पारित कर देती है, और बाद में जब वह लोकसभा में जाता है तो लोकसभा उसे प्रमाणित कर देती है, तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। अगर राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाती है और इसको पारित कर देती है तो फिर यह जाता है लोकसभा में, और लोकसभा भी इसको स्वीकृति दे देती है, तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा, इस प्रस्ताव को लाने की तिथि के 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को क्या करनी होगी, सूचना देनी होगी कि हम आपको हटाने का क्या ला रहे हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं, आपको जो भी तैयारी करनी है वो आप कर लीजिए। तो कोई प्रस्ताव अगर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आएगा राज्यसभा में, तो उसको जिस दिन लाएंगे उस दिन की तिथि से 14 दिन पूर्व क्या करना होगा, हमें उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। अब देखो, अगर कोई उपराष्ट्रपति है और इसका पद खाली हो जाता है तो फिर कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा। सामान्य तौर पे तो राष्ट्रपति जो है, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो इसके पद का निर्वहन कौन करता है, कर्तव्यों के पद का निर्वहन कौन करेगा, कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पद का काम करेंगे। जैसे हिदायतुल्लाह बने थे पहले, हिदायतुल्लाह भारत के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं जो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो उस समय क्या था, राष्ट्रपति का पद भी खाली था, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली था, तो फिर कौन बने, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या हुए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या हुए, सीजीआई क्या हुए, हिदायतुल्लाह जो थे वो क्या बने, राष्ट्रपति बने। अब सिंपल सी बात है, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है
तो फिर कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, यानी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो संविधान में कहीं भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का वर्णन नहीं है। संविधान में कहीं भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का वर्णन नहीं है। संविधान में कहीं भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का वर्णन नहीं है, अर्थात संविधान इसके बारे में क्या है, मौन है। संविधान कहता है, संविधान कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के बारे में कोई चर्चा यहाँ पर नहीं करता है। अब देखो आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 जो है वो बताता है उपराष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 69 जो है वो बताता है उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। आर्टिकल 69 में है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। और अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति या जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करे वो व्यक्ति क्या करेगा, शपथ दिलाएगा किसको, उपराष्ट्रपति को। तो आर्टिकल 79 कहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति क्या होगा, उसको शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उसको शपथ दिलाएगा। किसको, उपराष्ट्रपति को। तो यह 69 कि 69 में ही क्या है, इसकी शपथ का प्रारूप वगैरह सब कुछ दिया गया है। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप वो किसमें है, आर्टिकल 69 में दिया गया है कि भाई 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति की शपथ क्या होगी, ये सब किसमें है, 69 में है, 69 में है। अब देखो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होंगी, उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां होंगी वो क्या होंगी। उपराष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। सामान्य तौर पे हम ये कहेंगे कि जो उपराष्ट्रपति है उसका पद इसलिए रखा गया है कि अगर किसी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये संविधान में स्पष्ट है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आर्टिकल 65 आर्टिकल 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्य निर्वहन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आर्टिकल 65 के द्वारा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्य निर्वहन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कब, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कब करेगा, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित है या जब राष्ट्रपति का पद खाली है, तब क्या होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का क्या करेगा, कर्तव्य का निर्वहन करेगा। राष्ट्रपति का पद खाली कैसे होगा, राष्ट्रपति का पद खाली कैसे होगा, जैसे उसकी मृत्यु हो जाए वो इस्तीफा दे दे। राष्ट्रपति क्या हो जाए, जैसे उसकी मृत्यु हो जाए वो इस्तीफा दे दे, या महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया, अलग हटा दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 65 कहता है संविधान का कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उसके पद के या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसको जो अधिकार होंगे, जो वेतन भत्ते वगैरह होंगे, वो सब किसके मिलेंगे, राष्ट्रपति के मिलेंगे। उसके पास वही अधिकार होगा जो एक राष्ट्रपति के पास होता है। इस समय वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति एक्स है राष्ट्रपति और वाई है उपराष्ट्रपति, और एक्स की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वाई क्या करेगा, इसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये इसका कार्य है आर्टिकल 65 के द्वारा। और जब वाई जो उपराष्ट्रपति है वो एक्स के पद, एक्स की मृत्यु के बाद जो पद खाली हुआ है राष्ट्रपति का, इस पर कार्य करेगा, तो इसका जो वेतन भत्ता, जो भी अधिकार वगैरह होंगे, सब कौन से होंगे, राष्ट्रपति के होंगे। और जो उपलब्धियां वगैरह जो भी हैं वो सब कौन मिलेंगी, राष्ट्रपति के मिलेंगी। इस समय ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। 1969 में क्या हुआ था, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो बीबी गिरी क्या बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए। और जब बीबी गिरी उपराष्ट्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग कर दिया। तो फिर हिदायतुल्लाह क्या बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो ध्यान में रखना है कि संविधान में उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई जिक्र नहीं है, यानी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो जो उपराष्ट्रपति है इसकी शक्तियां क्या होंगी, इसके काम क्या होंगे। तो राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति है वो क्या करेगा, तो सामान्य तौर पे उपराष्ट्रपति क्या करता है, सामान्य तौर पे जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा, राज्यसभा का
पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति क्या होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है ये। तो जब वो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, तो राज्यसभा में अनुशासन वगैरह मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी होगी, पदेन सभापति की होगी। राज्यसभा की कार्यवाही कैसे चलेगी, ये कार्यवाही के लिए ये लोग क्या करेंगे, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए काम वहां पर करेंगे। अब जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत। ये क्या होता है? इसको कहते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या करेंगे? कास्टिंग वोट। तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? निर्णायक मत देगा, कास्टिंग वोट देगा। इसका प्रयोग कब होगा? जब वोटिंग होगी, और वोटिंग की स्थिति में अगर समान वोटिंग पड़ते हैं, जैसे कि मान लेते हैं किसी विषय पर वोटिंग हो रही है संसद में, और उपस्थित मेंबर है 400, और 200 ने डाल दिया पक्ष में वोट और 200 ने डाल दिया विपक्ष में वोट, तो यहां पर क्या होगा? ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति क्या करेगा? अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेगा, और यहां पर मत हो जाएंगे 201 और यहां पर मत हो जाएंगे 200, तो ये विधेयक क्या होगा? सामान्यता पारित हो जाएगा। तो सरकार के पक्ष में क्या होगा? निर्णायक मत यहां पर होगा। तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। लोकसभा में जो स्पीकर होता है वो क्या करता है? वो क्या करता है? कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है, जब मतों की गणना कैसी हो? समान हो, या मत कैसे हो, वोट कैसे हो, समान हो, तब कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में, और यहाँ पर राज्यसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में क्या करता है? इसका प्रयोग करेगा, कास्टिंग वोट का। अब देखो, जो उपराष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति क्या है? उपराष्ट्रपति यहां पर क्या कर लेगा? इसका प्रयोग करेगा। अब उपराष्ट्रपति क्या होता है? पदेन सभापति होगा। किसका? राज्यसभा का। कास्टिंग वोट का प्रयोग करेगा उपराष्ट्रपति। ये इसके क्या होंगे? शक्तियां होंगी। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा तो क्या करेगा? राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। ये क्या होगा? इसके पास कुछ शक्तियां यहाँ पर होती हैं। अगली चीज जो है, अगली चीज वो है कि संघ की मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, यहाँ पर हम एक चीज और इसमें जोड़ दें कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है, उपराष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत किसे देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है, तो इस्तीफा जब उपराष्ट्रपति को मिलेगा तो इसकी सूचना तत्काल उपराष्ट्रपति लोकसभा के स्पीकर को देगा। किसे देगा? लोकसभा के स्पीकर को देगा। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है इसके बाद का, वो हमारा है संघ की मंत्रिपरिषद या संघीय मंत्री परिषद। ये उपराष्ट्रपति था। इसके बाद हमारा टॉपिक है संघ की मंत्री परिषद। अगला या संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद क्या है? इसके बाद है उपराष्ट्रपति के बाद द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, संघीय मंत्री परिषद। तो संघीय मंत्री परिषद को हम लोग केंद्रीय मंत्री परिषद भी कहते हैं। ये क्या है? केंद्रीय मंत्री परिषद भी है संघ की मंत्री परिषद। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 53 कहता है, आर्टिकल 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी? वो निहित होगी किसमें? राष्ट्रपति में। निहित किसमें होगी? प्रेसिडेंट में वो निहित होगी। और आर्टिकल 74 कहता है कि संघीय मंत्री परिषद जो है वो क्या करेगी? या आर्टिकल 74 कहता है संघीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति की सहायता के लिए होगी। अर्थात राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए संघ की मंत्री परिषद का क्या करेगा? निर्माण करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए क्या करेगा? संघीय मंत्री परिषद का निर्माण करेगा। और ये क्या करती है? राष्ट्रपति को क्या करती है? सलाह देती है, उसकी सहायता करती है। जो संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होती हैं वो इसी में निहित होती हैं, मंत्रिपरिषद में। तो लास्ट क्लास थी, वहां पर एक शब्द निकला था कि जो संघ की कार्यपालिका है इसकी वास्तविक शक्तियां किसमें होती हैं?
संघीय मंत्रिपरिषद में होती है, प्रधानमंत्री में नहीं होंगी, उसमें राष्ट्रपति में नहीं होंगी, वो किसमें होंगी, संघीय मंत्रिपरिषद में होंगी। ठीक है, तो संघीय मंत्रिपरिषद जो है इसमें क्या होती है, संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं। वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होंगी, संघीय मंत्रिपरिषद में होंगी। तो जो संघीय मंत्रिपरिषद है ये क्या है, ये संसदीय शासन का एक रूप है, संसदीय शासन का एक रूप है जिसमें संघीय मंत्रिपरिषद किसकी हेल्प करेगी, राष्ट्रपति की हेल्प करेगी। अब जो मंत्रिपरिषद है, इस मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा, इस मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा, तो मंत्रिपरिषद जो है इसमें सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद है इसमें क्या होंगे, सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री शामिल होंगे। पहले यहां पर जो मंत्री शामिल होते हैं वो होते हैं संघ के मंत्री, संघ के मंत्री जिनको हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरे यहां पर शामिल होते हैं राज्य के मंत्री या राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और तीसरे यहां पर शामिल होते हैं उप मंत्री। संघ के मंत्री से मतलब है ऐसे मंत्री जो संघ के मंत्री हैं, सामान्य तौर पे जैसे वित्त मंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, रक्षा मंत्री हुए, ये सब क्या है, संघ के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। और राज्य मंत्री, इनकी सहायता के लिए राज्य का मंत्री, जैसे निर्मला सीतारमण क्या है, वित्त मंत्री है, और अनुराग ठाकुर क्या है, राज्य वित्त मंत्री हैं। तो निर्मला जो सीतारमण है ये क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, और अनुराग ठाकुर क्या है, राज्य के वित्त मंत्री हैं। तो ये क्या होंगे, इनकी सहायता के लिए इनकी नियुक्ति होगी, और अनुराग ठाकुर क्या करेंगे, अपनी सहायता के लिए उप मंत्रियों की नियुक्ति कर देंगे। तो सामान्य तौर पे मंत्री 3 होंगे, संघ के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संघ के मंत्री होते हैं, सबसे ज्यादा महत्व इनका होता है। यही क्या करते हैं, नीति निर्माण में भाग लेते हैं। आर्टिकल 75(1) या 75(1), अनुच्छेद 75(1) कहता है, आर्टिकल 75(1) कहता है कि 75 अंडर सेक्शन 1 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा नियुक्ति, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा जो बहुमत दल का नेता है, जो बहुमत दल का क्या है, नेता है, उसे क्या बनाएगा, पीएम बनाएगा। तो आर्टिकल 75 अंडर सेक्शन 1 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा जो बहुमत दल का नेता होगा, अर्थात जिसने क्या किया है, लोकसभा के चुनाव में जिसका बहुमत है उसको वो बनाएगा। ब्रोकन मैंडेट या फिर जो खंडित जो जनादेश होता है उसमें राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्तियों का प्रयोग करेगा। जो डिस्क्रिमिनेटरी फंक्शन होते हैं, राष्ट्रपति के पावर होते हैं, उसमें राष्ट्रपति प्रयोग करेगा। जब किसी भी व्यक्ति को लोकसभा में इतनी सीटें प्राप्त नहीं है कि वह सरकार बना पाए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा। जैसे महाराष्ट्र में अगर हम राज्यपाल का एग्जाम्पल ले लें, तो महाराष्ट्र में हुआ था कि ये चुनाव हुआ, उसमें ना तो एनडीए बीजेपी को, ना शिवसेना, ना कांग्रेस को क्या मिला, बहुमत मिला, किसी को नहीं मिला। तो पहले देवेंद्र फडणवीस क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। किसने बना दिया, राज्यपाल ने बन गए। और जब बहुमत पेश करने की बात आई तो बहुमत उनके पास था नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बाद में फिर उद्धव ठाकरे बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास बहुमत था, तो वर्तमान में क्या है, वहां के मुख्यमंत्री वो हैं। तो खंडित जनादेश में क्या करेगा, राज्यपाल, और केंद्र में राष्ट्रपति वहां पर निर्णय लेगा। लेकिन जब जनादेश पूरा है तो फिर क्या होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति वही करेगा, राष्ट्रपति किसको करेगा, जो बहुमत दल का नेता होगा। और इसकी सहायता पर, प्रधानमंत्री की सहायता पर राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो सामान्य तौर पर जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। जो सामान्य तौर पर मंत्री होंगे वो क्या होंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करेंगे, पद धारण करेंगे। अब देखो मंत्रियों का चयन कैसे होगा, तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। और प्रधानमंत्री बताएगा कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री बनाना है, ये कौन बताएगा, प्रधानमंत्री बताएगा सामान्य तौर पे। तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको शपथ दिला देगा। अब जो मंत्री होते हैं, मंत्री की 2 शपथ होती है। इनकी शपथ होगी, एक तो होगी पद की और एक होगी गोपनीयता की। एक पद की सदस्य शपथ होगी और एक किसकी होगी, गोपनीयता की। जो शपथ होती है सांसदों की वो ये होती है 2।
कौन सी? पद की और गोपनीयता की, ये शपथ होगी। और शपथ दिलाएगा कौन? शपथ दिलाएगा कौन? हमारा राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट क्या करेगा? इनको शपथ दिलाएगा। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, क्या मंत्री बन सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री बन सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री बन सकता है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है, तो उसको 6 माह के अंदर क्या करना होगा? संसद का सदस्य बनना होगा। संसद का सदस्य मतलब चाहे तो लोकसभा का मेंबर, चाहे तो राज्यसभा का मेंबर क्या होगा? बनना होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री बन जाएगा, बन सकता है। लेकिन मंत्री बनने की तिथि से 6 माह के अंदर उसको क्या करना होगा? संसद का सदस्य बनना होगा। चाहे तो लोकसभा का सदस्य बने, चाहे तो राज्यसभा का सदस्य बने, तो वो क्या होगा? अपने पद पर रहेगा। अगर नहीं बन पाता है तो उसका पद क्या होगा? उसका मंत्री का पद 6 माह बाद खत्म हो जाएगा। और दोबारा मंत्री वो तब तक नहीं बन पाएगा जब तक वो चुनकर नहीं आता है। तब तक वो संसद से चुनकर नहीं आता है, तब तक मंत्री नहीं बनेगा। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। ऐसा कोई सदस्य जो संसद का सदस्य नहीं है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री बन सकता है? तो बन सकता है। लेकिन 6 माह के अंदर उसको भी क्या करना होगा? संसद का सदस्य बनना होगा। संसद का सदस्य बनना होगा। और अगर 6 माह में वो संसद का सदस्य नहीं बनता है, उसका पद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य, क्या प्रधानमंत्री बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की मेंबर थी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो क्या थी? राज्यसभा की सदस्य थी। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, जो मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, वो असम से क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है और मंत्री बन सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य पीएम भी बन सकता है, मंत्री बन सकता है। लिखा हुआ है कि ऐसा कोई व्यक्ति मंत्री बनेगा जो क्या होगा? संसद का सदस्य होगा। संसद यानी दोनों सदन में से किसी एक का मेंबर होगा, ऐसा व्यक्ति पीएम बनेगा। लेकिन सामान्य तौर पर माना जाता है कि अगर संसद जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा से है तो अच्छा होगा। क्या होगा? अच्छा होगा अगर लोकसभा से है। किंतु अगर राज्यसभा से है तो मना नहीं होगा, बन सकता है। लोकसभा का मतलब यह कि वो क्या होगा? लोकप्रिय होगा और जनता के बीच से क्या होगा? चुनाव जीत कर आया होगा, तो वो क्या होगा? उनकी भावनाओं को ज्यादा समझेगा। तो ये सामान्य तौर पे कहा जाता है कि वो लोकसभा का मेंबर हुआ तो अच्छी बात है। तो क्या होगा? प्रधानमंत्री बन सकता है और मंत्री बन सकता है। तो सामान्य तौर पे ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री भी बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन उसको 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। अगर नहीं बन पाता है तो उसका पद क्या होगा? उसको पद से हटा दिया जाएगा। पद से क्या हो जाएगा? हटा दिया जाएगा उसको। अब देखो, जो मंत्रिपरिषद है उसका कार्यकाल कितना होगा? जो मंत्रिपरिषद है उसका कार्यकाल कितना होगा? तो सामान्य तौर पे जो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है वो अधिकतम 5 वर्ष होता है। सामान्य तौर पे जो मंत्रिपरिषद है उसका कार्यकाल कितना होता है? अधिकतम 5 वर्ष का होगा। सामान्य तौर पे जो मंत्रिपरिषद है, सामान्य तौर पे जो मंत्रिपरिषद है उसका कार्यकाल अधिकतम कितना होगा? 5 वर्ष का होगा सामान्य तौर पे। लेकिन 5 वर्ष के पहले भी ये समाप्त हो सकती है। 5 वर्ष के पहले भी सरकार गिर सकती है। सामान्य तौर पे मंत्रिपरिषद होगी तो क्या होगी? 5 वर्ष के लिए होगी। और सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं कि इसका कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष होगा। लेकिन 5 वर्ष के पहले भी सरकार गिर जाएगी तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब सरकार को बहुमत ही नहीं रहेगा लोकसभा में तो सरकार कैसे बनेगी? तो सरकार बन नहीं पाएगी तो मंत्रिपरिषद क्या होगी? जो बनी होगी वो समाप्त हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, गिर जाएगी। तो सामान्य तौर पे क्या होगा? मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, किंतु वह अपने पद पर तब तक बनी रहेगी जब तक लोकसभा में उसको विश्वास प्राप्त है। मंत्रिपरिषद अपने पद पर तब तक रहेगी जब तक उसको लोकसभा में क्या है? विश्वास मत हासिल है। तब तक क्या होगी? वह मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे या फिर मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है स्पष्ट तौर पर कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या होगा। अब देखो, मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या कितनी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आखिर मंत्रिपरिषद में मेंबर कितने होंगे? 100, 200, 300, 400, 500, कितने व्यक्ति मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे? ये तो पहले क्या होता था, जब भारत में गठबंधन की राजनीति आई या तब 2 या 2 से अधिक
पार्टियां मिलकर सरकार बनाने लगी तो वो डिमांड करती थी, अगर मान लेते हैं कि 4 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है, ए बी सी डी ने, ए बी सी डी ने मिलकर सरकार बनाई है, तो हम मान लेते हैं कि 150 मेंबर 100 मेंबर किसके हैं लोकसभा में, ए के, 50 किसके हैं बी के, 40 किसके हैं सी के, है ना, और 40 ही मान लेते हैं किसके हैं डी के हैं। तो कितने हो गए 150, 40, 80, 230, आवश्यकता है 272 की, 272 की है। तो ये क्या करेंगे और भी दलों को जोड़ लेंगे, तो सब इतने सारे दल क्या होंगे मिलकर 272 का आंकड़ा क्या है प्राप्त कर लेंगे, 272 का आंकड़ा प्राप्त कर लेंगे। तो ये मेंबर मिलकर क्या करेंगे फिर सरकार बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है अलग अलग पार्टियां हैं, तो ये पार्टियां क्या करेंगी, ये पार्टियां चाहेंगे कि हमारे व्यक्ति मंत्री बने, हमारे ज्यादा व्यक्ति क्या हो मंत्री बने। तो ये पार्टियां डिमांड करेंगी सरकार से, भाई हमें मंत्री बनाओ, हमारे इसको मंत्री बनाओ, इसको मंत्री बनाओ। तो इस प्रकार से मंत्री तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि मंत्री परिषद को सीमित कर दिया गया, मंत्री परिषद को सीमित किया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसके द्वारा ये कह दिया गया कि जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसके द्वारा अनुच्छेद 75 में एक उपखंड 1 का जोड़ दिया गया, या इसके द्वारा अनुच्छेद जो 75 है 75 है, इसमें एक उपखंड जोड़ा गया। वो उपखंड कौन सा था, जो उपखंड जोड़ा गया वो उपखंड था 1 का, अनुच्छेद 75 1 का, ये उपखंड जोड़ दिया गया। और इसके द्वारा ये कहा गया, इसके द्वारा ये कहा गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के सहित, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की जो कुल संख्या होगी वो लोकसभा के सदस्यों से 15% से अधिक नहीं होगी। अर्थात जो मंत्री परिषद में सदस्य होंगे या इसका जो आकार होगा मंत्री परिषद का, ये लोकसभा के कुल सदस्यों, लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/, जो सॉरी लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। ये कहा गया है कि जो मंत्री परिषद है इसका जो आकार है, इसका जो साइज है, इसमें जो सदस्य हैं वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री परिषद में सदस्य शामिल नहीं होंगे। इसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूड है, इस 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल है, पीएम भी शामिल है, इसमें पीएम अलग से नहीं आएगा, इसी से आएगा। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एक प्रोविजन किया गया कि मंत्री परिषद में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। इसमें क्या है प्रधानमंत्री भी शामिल है, अर्थात मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक शामिल नहीं होंगे। ये इसमें कहा गया है, किसमें 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रोविजन संविधान में जोड़ा गया। अब देखो प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री भाई मंत्री परिषद का मुखिया कौन है पीएम, मंत्री परिषद का मुखिया कौन है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या है इसका मुखिया है। तो प्रधानमंत्री है क्या, प्रधानमंत्री क्या है, यह संसदीय शासन जो प्रणाली है उसका सबसे महत्वपूर्ण पद है, संसदीय शासन प्रणाली का क्या है सबसे महत्वपूर्ण पद है। और प्रधानमंत्री क्या है यहाँ पर काम करेगा। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का प्रधान होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होगा, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है राष्ट्र का। प्रधानमंत्री क्या होगा वास्तविक प्रधान होगा, और इसके पास शासन की वास्तविक शक्तियां होती हैं। प्रधानमंत्री के पास क्या होती हैं, शासन की वास्तविक शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का प्रधान है, राष्ट्रपति जो नाम मात्र का है, प्रधानमंत्री के पास क्या होंगी वास्तविक शक्तियां होंगी शासन की। शासन में क्या होगा कैसे करना है ये सब निर्णय कौन लेगा, प्रधानमंत्री लेगा। और मंत्री परिषद का निर्माण और उसका संचालन करता है। प्रधानमंत्री क्या करेगा, समय समय पर मंत्री परिषद का निर्माण करेगा, उसमें सदस्यों को क्या करेगा, किसी दूसरे को मंत्री बनाएगा, फिर उसको बनाएगा, इसको बनाएगा, इस टाइप से, और फिर वो क्या करेगा उसका निर्माण करेगा और संचालन करेगा। मंत्री परिषद का संचालन कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। तो सामान्य तौर पे लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को कहा है कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला। लॉर्ड मार्ले जो था, जो मार्ले में सुधार आया था, उसमें जो मार्ले था इसने पीएम को क्या कहा है,
लॉर्ड मार्ले ने पीएम को क्या कहा है? लॉर्ड मार्ले जो 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया था वही है। इसने कहा था कि प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी आधारशिला की मेहराब है। क्या है? कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला, सॉरी कैबिनेट रूपी जो मेहराब है उसकी क्या है? आधारशिला है। कैबिनेट रूपी मेहराब जो है उसकी आधारशिला क्या है? प्रधानमंत्री है। किसने कहा था? लॉर्ड मार्ले ने ये कहा था। और ये कब आया था? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 में, जिसमें क्या हुआ था? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। 1906 में स्थापना हो गई थी मुस्लिम लीग की, और 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, तो हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का प्रयास किया गया, और 1906 में स्थापना हो गई मुस्लिम लीग की, और फिर डिमांड की गई कि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र दो, तो 1909 में क्या कर दिया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र उनको दे दिया गया, जिसमें से ऐसी जगह जहां पर मुस्लिम आबादी है वहां से चुनाव केवल कौन लड़ेगा? मुस्लिम लड़ेगा। और यहीं से फिर क्या है? स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है फूट डालो और राज करो की नीति जो है सामने पूरी तरह से आ जाती है। ठीक, तो प्रधानमंत्री क्या होगा? अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 75(1) के अनुसार क्या होगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाएगा? अभी डिस्कस किया है, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा जो बहुमत दल का नेता है, जो क्या है? बहुमत दल का नेता है। अगर ब्रोकन मैंडेट प्राप्त हुआ है तो राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति किसको बनाना चाहता है वो बनाएगा और बना देगा। फिर वो क्या करेगा? बहुमत सिद्ध करेगा, सिद्ध कर देगा तो बना रहेगा, नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? उसका पद, वो पद से इस्तीफा दे देगा, सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। तो सामान्य तौर पे क्या होगा? 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा, और प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को पीएम बनाएगा जो बहुमत दल का नेता होगा, बहुमत दल का नेता होगा। अभी चर्चा की है कि क्या कोई व्यक्ति संसद का सदस्य ना होते हुए पीएम बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। कोई सदस्य जो संसद का सदस्य नहीं है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसको क्या करना होगा? संसद का सदस्य बनना होगा, चाहे तो राज्यसभा चाहे तो लोकसभा। संसद का क्या बनना होगा? सदस्य बनना होगा, चाहे तो राज्यसभा चाहे तो लोकसभा। RS का मतलब राज्यसभा, LS का मतलब लोकसभा, ये इसका मेंबर बनना होगा। तो ऐसे क्या होगा? प्रधानमंत्री बना जाएगा। प्रधानमंत्री की पदावधि क्या होगी? प्रधानमंत्री की पदावधि क्या होगी? तो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वो क्या करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अतः सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो पीएम होगा वो सैद्धांतिक रूप से तो क्या करेगा? वो सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। प्रसाद पर्यंत क्या करेगा? पद धारण करेगा। किसके? राष्ट्रपति के। लेकिन व्यवहारिक रूप में वह तब तक प्रधानमंत्री बना रहेगा जब तक उसको विश्वास प्राप्त है। जब तक क्या है? विश्वास प्राप्त है, या फिर जब तक उसकी लोकसभा का कार्यकाल समाप्त ना हो जाए तब तक क्या होगा? वो बना रहेगा। ठीक है। अब राष्ट्रपति द्वारा उसे अलग भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। अब प्रधानमंत्री जो है इसके अधिकार क्या होंगे? कार्य क्या होंगे? इसके फंक्शन क्या होंगे? तो प्रधानमंत्री क्या है कि शासन का प्रमुख व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति के पास तो औपचारिक शक्तियां हैं, लेकिन वास्तविक और कार्यकारी शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास होंगी। जो भी काम होगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही होगा। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। विभिन्न देशों के साथ जब समझौते होते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? मुख्य होती है। हालांकि समझौते पर सिग्नेचर राष्ट्रपति के होंगे। संधि, अन्य देशों के साथ संधि करार जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां, राष्ट्रपति क्या करेगा? उस पर सिग्नेचर करेगा। लेकिन सामान्य तौर पर उसको व्यवहारिक रूप कौन देता है? प्रधानमंत्री, और उसकी मंत्रिपरिषद क्या करेगी? व्यवहारिक रूप देगी। मंत्रिपरिषद में कौन सा व्यक्ति किस विभाग का सदस्य होगा, कौन सा मंत्री होगा, इसका निर्धारण भी प्रधानमंत्री करता है। जो मंत्रिपरिषद में सदस्य होंगे वो सदस्य किस मंत्रालय में होंगे, क्या उनके पास कार्य होगा, इसका काम कौन करेगा? वो करेगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में उसका विवेकाधिकार है कि मंत्रिमंडल का जो गठन होगा वो उसका क्या है? विवेकाधिकार है। और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करता है? सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री करता है। तो विदेश नीति जो है, फॉरेन पॉलिसी, उसका निर्धारण विदेश मंत्री की जो उसका निर्धारण है वो भी क्या होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रमुख होता है, तथा उसके मृत्यु, त्यागपत्र, परिचय के पश्चात क्या होगा? मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा। सामान्य तौर पर ये होता है। तो प्रधानमंत्री क्या होगा?
प्रधानमंत्री सामान्य तौर पे क्या होता है, शासन का मुखिया होता है, ठीक। अब एक है उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर। तो संविधान में उप प्रधानमंत्री का जिक्र है ही नहीं, संविधान क्या है, मौन है। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो उप प्रधानमंत्री है, इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, कहां पर, संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। लेकिन भारत में क्या है, उप प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत में क्या है, 7 व्यक्ति जो हैं, जो भारत में क्या है 7 बार क्या है उप प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसकी सरकार में, जवाहरलाल नेहरू की। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, वाइस प्राइम मिनिस्टर बने, किसकी सरकार में, जवाहरलाल नेहरू की सरकार में। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में ये बने। इसके बाद मोरारजी देसाई बनते हैं इंदिरा जी की सरकार में। इसके बाद कौन बनते हैं, मोरारजी देसाई इंदिरा जी की सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार में मोरारजी देसाई बनते हैं। इसके बाद बनते हैं बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम जो मोरारजी देसाई की सरकार आती है उसमें बनते हैं, और 2 व्यक्ति बनते हैं यहाँ पर। एक तो बाबू जगजीवन राम जो है, बाबू जगजीवन राम, यहाँ पर 2 व्यक्ति बनते हैं मोरारजी देसाई की सरकार में। जो मोरारजी देसाई है इनकी सरकार आती है तो एक व्यक्ति ये बनते हैं, और बाबू जगजीवन राम क्या बनते हैं, उप प्रधानमंत्री बनते हैं, और साथ में चौधरी चरण सिंह बनते हैं। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह बनते हैं सीनियर, और ये बनते हैं जूनियर, वरिष्ठ और कनिष्ठ क्या बनते हैं, उप प्रधानमंत्री बनते हैं। किसकी सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार में। और ये सरकार कब आई थी, ये सरकार आई थी 1979 में। भाई 75 में लगा क्या, आपातकाल। आपातकाल के बाद इंदिरा जी क्या हो गई, अलोकप्रिय हो गई। अलोकप्रिय हुई तो इन सब लोगों ने मिलकर क्या है, बनाया जनता मोर्चा, और इंदिरा हटाओ का नारा दिया। इंदिरा जी हट गई तो इनमें क्या थे, बहुत सारे व्यक्ति शामिल थे। तो मोरारजी देसाई क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं, और इनको बनाया जाता है क्या, उप प्रधानमंत्री दोनों को। 1 2 ये 2 अलग अलग है, ठीक है ना, 2, ठीक है ना, 3 4 ये 2 एक ही साथ बनते हैं, कनिष्ठ और। तो नाम याद रखना है, बाबू जगजीवन राम जिनके नाम से समता दिवस मनाया जाता है, और जो समता एक्सप्रेस चलती है इन्हीं के नाम से चलती है। और बाबू जगजीवन राम की पुत्री का नाम क्या था, मीरा कुमारी, जो क्या है भारत की प्रथम लोकसभा की अध्यक्ष रही। मीरा कुमार, कुमारी नहीं कुमार, मीरा कुमार क्या है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है। और किसकी पुत्री है, बाबू जगजीवन राम की। इनके ही नाम पर क्या होता है, समता दिवस मनाया जाता है, और जो समता एक्सप्रेस चलती है वो भी क्या है, इनके ही नाम पर चलती है। तो ये 2 व्यक्ति क्या बने, ये 2 व्यक्ति क्या बने, उप प्रधानमंत्री बने। इसके बाद बनते हैं वाई चावहान, जो 5वें हैं वो बनते हैं वाई चावहान। ये क्या बनते हैं, उप प्रधानमंत्री बनते हैं। वाई चावहान क्या बनते हैं, उप प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये बनते हैं किसकी सरकार में, चौधरी चरण सिंह की सरकार में। किसकी सरकार में, चौधरी चरण सिंह की सरकार में बनते हैं। यहां पर क्या है, इंदिरा गांधी, और यहां पर क्या है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो चौधरी चरण सिंह की सरकार में कौन बनते हैं, वाई चावहान। और इसके बाद बनते हैं चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। इसके बाद जो बनते हैं 6वें वो है चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। यहां पर क्या बनते हैं, उप प्रधानमंत्री बनते हैं। इस समय सरकार किसकी थी, इस समय सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, यानी बीपी सिंह की। किसकी, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार यहां पर थी, और ये बनते हैं 1990 में, 1990 में। इसके बाद चौधरी देवीलाल फिर से बनते हैं। इसके बाद फिर से क्या होते हैं, चौधरी देवीलाल बनते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, वो तीसरा नंबर है ना, वो तीसरा 1 और 2 है ना, क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। 3 फर्स्ट और 3 2 है ना, एक ही व्यक्ति हैं ये, ठीक। ये चौथा होगा, ये 5वां होगा, और फिर से 6ठी बार कौन बनते हैं, चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल क्या होते हैं, फिर से क्या बनते हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं। और इस समय सरकार किसकी होती है, इस समय सरकार होती है चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर।
इस समय सरकार किसकी है? चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर की। और इसके बाद जो 7वें व्यक्ति बनते हैं वो बनते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी बनते हैं और इस समय सरकार किसकी होती है? अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी। तो सामान्य तौर पे अब तक 7 बार क्या हुआ है? या सामान्य तौर पे ये व्यक्ति क्या हुए हैं? अब तक क्या बने हैं? उप प्रधानमंत्री बने हैं। संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई भी पद नहीं है, जिक्र नहीं है। और ध्यान रखना, अगर प्रधानमंत्री का पद खाली होता है, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है, तो जब प्रधानमंत्री का पद खाली होता है तो उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर कार्य नहीं करेगा, ये कार्यवाहक नहीं होगा। अर्थात किसी भी कारण प्रधानमंत्री का पद खाली होता है तो उप प्रधानमंत्री उसके बाद उप प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं करेगा, ये बात है ना। तो व्यक्तियों की संख्या में कितने हैं? 8 हैं। व्यक्ति कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6, यानी क्रम से क्या है? 8 हैं। यानी इतने लोग क्या हो गए? ये बने। कौन बने? भारत के उप प्रधानमंत्री बने ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि चौधरी देवीलाल 2 बार बने। चौधरी देवीलाल क्या बने? 2 बार बने। क्या? उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल कितने बार बने? 2 बार बने। एक बार बीपी सिंह की सरकार में, एक बार चंद्रशेखर की सरकार में। और यहाँ पर बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई की सरकार में क्या थे? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बने। उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो संविधान में नहीं है, और प्रधानमंत्री के पद खाली होने पर या मृत्यु या इस्तीफा देने के बाद या त्यागपत्र देने के बाद पीएम का पद खाली होता है तो उप प्रधानमंत्री उसका पद ग्रहण नहीं करता, ध्यान रखना। अगला है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संघीय कार्यपालिका में जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। तो आर्टिकल 76 कहता है भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 क्या कहता है? भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और जो महान्यायवादी होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। वो क्या करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह व्यक्ति क्या होगा? भारत का क्या बना रहेगा? महान्यायवादी बना रहेगा। अब राष्ट्रपति किस व्यक्ति को नियुक्त करेगा महान्यायवादी के पद पर? तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा महान्यायवादी के पद पर जिसकी सिफारिश किसने की है? मंत्रिपरिषद ने की है। मंत्रिपरिषद ने जिस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाने के लिए राष्ट्रपति को बताया है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को क्या करेगा? महान्यायवादी बनाएगा। तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाएगा जिसकी सिफारिश किसने की है? मंत्रिपरिषद ने। मंत्रिपरिषद ने क्या किया? सिफारिश की है। और मंत्रिपरिषद, और सामान्य तौर पे ऐसा व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो महान्यायवादी कौन बनेगा? महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो। वो क्या होगा? वो क्या बनेगा? भारत का महान्यायवादी बनेगा। अब ये जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति तो करेगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 5 वर्ष तो कार्यकाल नहीं होगा, प्रसाद पर्यंत पद धारण होगा इसका, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये करेगा। अब देखो जो महान्यायवादी है वो क्या है भाई, इसका काम क्या है? तो भारत का जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार का विधिक अधिकारी है। क्या है? विधिक अधिकारी। विधिक अधिकारी है जो भारत सरकार को कानूनी मामलों में क्या करेगा? सलाह देगा। कानूनी मामलों में सलाह देगा। कौन देगा? भारत का महान्यायवादी क्या करेगा? भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, और ये क्या करेगा? भारत सरकार को सलाह देगा। कानूनी मामलों में क्या करेगा? सलाह देगा या विधिक सलाह देगा। सरकार को कैसे? मतलब राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर सलाह देगा ये।
जो राष्ट्रपति विषय इसको देंगे उस पर क्या होगा, ये सलाह देगा। अनुच्छेद 88 यहाँ पर आर्टिकल 76 ध्यान रखना, महान्यायवादी होगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाएगा जिसकी सिफारिश किसने की है, मंत्रिपरिषद में, जिसकी सिफारिश मंत्रिपरिषद ने की है, राष्ट्रपति उसको क्या बनाएगा, महान्यायवादी बनाएगा। अब अनुच्छेद 88 कहता है कि भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अनुच्छेद 88 के द्वारा भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसकी कार्यवाही में बैठ सकता है, उसकी कार्यवाही में बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन संसद में वोट नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। ध्यान रखना कि भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसकी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता भारत का महान्यायवादी, ये चीज। तो आर्टिकल 88 के द्वारा ये कहा गया है, आर्टिकल 88 कहता है कि भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता, ये। और ध्यान रखना, भारत का जो महान्यायवादी होगा ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होगा, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होगा। अब एक बात, क्या भारत का महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस कर सकता है, खुद की प्रैक्टिस कर सकता है, निजी? क्या भारत का महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। भारत के महान्यायवादी को निजी प्रैक्टिस करने से नहीं रोका गया है, कर सकता है, लेकिन भारत का महान्यायवादी किसी को भारत सरकार के विरुद्ध सलाह नहीं देगा, भारत सरकार के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, भारत का महान्यायवादी है, जो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में दिया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाएगा जिसकी सिफारिश किसने की है, मंत्रिपरिषद ने जिसकी सिफारिश की है, वो क्या होगा, राष्ट्रपति उसको क्या बनाएगा, महान्यायवादी बनाएगा। आर्टिकल 76 कहता है, और राष्ट्रपति जो महान्यायवादी बनाएगा उस महान्यायवादी का पद का कार्यकाल कितना होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, जब चाहे तब राष्ट्रपति उसको हटा देता है। सामान्य तौर पर जब सरकार गिरती है या जब सरकार हार जाती है तो महान्यायवादी क्या करता है, अपना इस्तीफा दे देता है, और जो नई सरकार आती है वो खुद के व्यक्ति को क्या करती है, खुद का क्या बनाती है, एक महान्यायवादी बनाएगी। तो भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, और जो महान्यायवादी होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। और भारत का महान्यायवादी कौन होगा, योग्यता क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वो क्या होगा, भारत का महान्यायवादी बनेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, भारत का महान्यायवादी बनेगा। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। जो महान्यायवादी होगा ये भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। क्या करेगा, सुनवाई का अधिकार रखेगा। तो भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसका होगा, महान्यायवादी का होगा। आर्टिकल 165 के द्वारा एक राज्य का महाधिवक्ता होता है, अनुच्छेद 165 के द्वारा राज्य का महाधिवक्ता होगा, जो राज्य का क्या होगा, विधिक अधिकारी होगा, राज्य सरकार को क्या करेगा, कानूनी मामले में सलाह देगा, किसी के जैसे, महान्यायवादी के जैसे। 1833 के अधिनियम के द्वारा भारत में क्या हुआ था, पहला विधि सचिव जोड़ा गया था, और लॉर्ड मैकाले क्या बना था, 1833 के भारत चार्टर अधिनियम आया था, उसके द्वारा क्या बनाया था, भारत का प्रथम विधि सचिव बना था, और वहीं से ये पद निकल कर आता है, वहीं से इस पद का क्या होता है, निर्माण होता है। और हमारे संविधान में पद कहां से लिया गया है, वहीं से हमने उसको लिया है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में एक विधि सचिव की नियुक्ति की बात की गई थी, जो कौन बना था, लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले क्या करता है, फरवरी 1835 में मैकाले मिनट प्रस्तुत करता है, और वो क्या कहता है कि भारत में शिक्षा कैसी होगी, अंग्रेजी माध्यम से होगी, एंग्लो जो है वो शिक्षा होगी। तो भारत का महान्यायवादी क्या होगा, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, जो क्या करेगा, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देगा। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष नहीं होगा, 5 वर्ष नहीं होगा, कितना होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और अनुच्छेद 88 के द्वारा संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, किंतु मतदान नहीं करेगा। मतदान क्यों नहीं करेगा, मतदान इसलिए नहीं करेगा, वो संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, इसलिए मतदान नहीं करेगा।
निजी प्रैक्टिस कर सकता है, उसको निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं गया है, किंतु वह भारत सरकार के विरुद्ध किसी को सलाह नहीं देगा और ना ही किसी मुकदमे की पैरवी करेगा। तो ये क्या है, भारत का महान्यायवादी है। ये हमारी संघीय कार्यपालिका जो थी वो थी। संघीय कार्यपालिका में पहले कौन आते हैं, राष्ट्रपति, वो डिस्कस किया था। संघीय कार्यपालिका में पहले कौन आते, राष्ट्रपति, हमने राष्ट्रपति को डिस्कस किया। इसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां देखी, दो प्रकार की शक्तियां थी, शांतिकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, वो डिस्कस हुई। फिर संघीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति के बाद फिर क्या हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ। फिर उपराष्ट्रपति के बाद संघीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिपरिषद में मुखिया क्या है, आकार क्या है, ये सब। प्रधानमंत्री पर डिस्कस। प्रधानमंत्री के बाद हमने क्या किया, उप प्रधानमंत्री पर चर्चा की, और उप प्रधानमंत्री के बाद किस पर चर्चा की हमने, ये भारत का महान्यायवादी। तो ये हमारी संघीय कार्यपालिका थी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जो संघीय कार्यपालिका थी, जो हमारा टॉपिक था संघीय कार्यपालिका, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देख चुके थे। तो संघीय कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बाद हमने संघीय मंत्रिपरिषद पढ़ी, संघीय मंत्रिपरिषद के बाद हमने क्या पढ़ा, प्रधानमंत्री पढ़ा, प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री पढ़े, कितने हुए, क्या हुए। इसके बाद हमने क्या देखा, भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी ये देखा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है संसद, वो हमारा क्या है, संघीय विधायिका। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, संसद या फिर संघीय विधायिका, जो क्या है, लोकसभा और राज्यसभा जो होगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, संघीय विधायिका, संघीय विधायिका, जिसमें क्या होगी, संघीय विधायिका के क्या होंगे, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ये होंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो आर्टिकल 79 कहता है, अनुच्छेद 79 कहता है, संघ की एक संसद होगी जो दो सदनों से मिलकर और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। संघ की एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनेगी, 79 कहता है। तो संघीय विधायिका क्या है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है, संघीय विधायिका। तो ये संघीय कार्यपालिका क्या होगी हमारी, कंप्लीट।